नमस्कार। विभाग विनोद में मैं सेमरोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आपके साथ सर्वथा नवीन और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चित एक राजनीतिक घटना विकास क्रम पर। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। जी हाँ, ये आशा थी। अभी 2 दिन पूर्व जब गुजरात के एक निचली अदालत ने एक मानहानि के मामले में राजीव गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, तभी तकनीकी आधार पर, कानूनी आधार पर यह तय माना जा रहा था कि अब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी गई। लेकिन इसमें जो विवाद का और बहस का मुद्दा यह बना कि जिस प्रकार ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर लोकसभा सचिवालय ने अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता समाप्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया। उस सवाल खड़े हो रहे हैं। ध्यान रहे, सूरत के जिस निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई थी, उसने स्वयं ही वहां जमानत देते हुए अपनी सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित रखा था, ताकि राहुल गांधी ऊंची अदालत में उस सजा के खिलाफ अपील कर सके। तैयारी हो रही थी, जाएंगे भी। लेकिन इस बीच बगैर कोई मौका दिए लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। विवाद होना था, शुरू हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस शुरू हो गई। कांग्रेस सड़कों पर उतर आई और उससे चेतावनी दी है, स्पष्ट रूप से कहा है। बल्कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बहन ने आगे आकर यह कह दिया कि हम सत्ता लोभियों के समक्ष न कभी झुके हैं और न कभी झुकेंगे। और इससे आगे बढ़ते हुए जो राजनीतिक विश्लेषक है, अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के आह्वान के साथ जोड़ करके भी देखने लगे हैं, क्योंकि यह देखा गया था कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने राजनीति में अपनी एक नई भूमिका लेकर अपनी एक नई पहचान बनाई। लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत, और उसके बाद अडानी को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने संसद के अंदर मोदी सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अनेक आरोप लगाए, तीखे प्रहार किए, जिसका कोई जवाब प्रधानमंत्री दे नहीं पाए थे। ध्यान रखें, उसके बाद प्रधानमंत्री संसद में खड़े हुए थे जब जवाब देने के लिए, तो उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया। और तब यह माना गया कि उनका मौन इस बात का सूचक है कि आरोपों में दम है। विपक्ष, कांग्रेस सहित विपक्ष के सभी दल अडानी के खिलाफ जांच के लिए जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार उस मांग को अभी तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी अब तो पूर्व सांसद कहे जाएंगे, लेकिन संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने संसद के अंदर बोलने की इजाजत मांगी थी, लिखित रूप में इजाजत मांगी थी, उन्हें अनुमति नहीं दी गई। इस आलोक में जो विवाद का असल मुद्दा बना, राहुल गांधी के लंदन स्थित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है, इसे देश का अपमान माना गया। राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, संसद नहीं चलने दिया गया कई दिनों तक। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो के नारों से गूंजता रहा। यह भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही प्रवृत्ति का एक सर्वथा निम्न स्तर सामने आया है।
राहुल गांधी एक नेता है और यह अब निर्वादित रूप से स्थापित हो चुका है कि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के रूप में उभरे हैं। उनकी एक नई छवि भारत के सामने आई है। उनके आलोचक भी अब उनकी प्रशंसा करने लगे हैं। यह एक सत्य है और इससे विचलित, क्योंकि एक राहुल गांधी ऐसे हैं जिनकी बातों को अब चाहे जिस रूप में आप ले लें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संज्ञान लिया जाता रहा है। जब भी वो बोलते हैं वो बात कहीं रद्दी की टोकरी में नहीं जाती है, उस पर चर्चा होती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है। इससे सत्ता पक्ष के रणनीतिकार हमेशा विचलित रहे हैं और चूंकि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान कर दिया था, उन रणनीतिकारों को एक दिशा दे दी गई थी। अब उसी पर वो चिंतन मनन कर आगे की नीति बनाया करते थे। सभी जानते हैं, यह भी निर्विवाद है, अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन जो सच है सच है कि नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय के रूप में देखे जाते हैं। कांग्रेस से नेहरू गांधी परिवार को अलग कर दीजिए, कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे। यह सच्चाई है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह सत्य है, स्थापित है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस सत्य के आलोक में ही भारत की रणनीति बनाने वाले हर पक्ष के लोग, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, आगे मार्गदर्शन के लिए, आगे पथ दर्शन के लिए, आगे भविष्य को देखते हुए रणनीति बनाते रहे हैं। और अब चूंकि यह मामला सामने आ गया, राहुल गांधी के संसद की सदस्यता समाप्त की। और इसमें ये नहीं, इसमें पेच बहुत है। सजा 2 वर्ष की है। अगर ऊपरी अदालत से उस पर स्टे नहीं होता है, उसके खिलाफ कोई आदेश नहीं होता है, तो ये 2 वर्ष के बाद और 6 वर्ष तक जो कानूनी प्रावधान है, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अर्थात 2024 ही नहीं, 2029 का चुनाव भी राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह से जो संसदीय राजनीति है उससे उनको अलग रखा जाएगा। तो इसका क्या असर पड़ेगा स्वयं राहुल गांधी के भविष्य पर और कांग्रेस के भविष्य पर भी? मैं यह बता देना चाहूंगा, नेहरू गांधी परिवार के लिए यह कोई नया नहीं है। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी। अभी 2006 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एक मामले को लेकर के सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा था लोकसभा की सदस्यता से, और अब राहुल गांधी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस पर प्रियंका गांधी ने जो कहा है कि हम न कभी झुके हैं न झुकेंगे और आगे बढ़ेंगे। और एक सच यह भी है कि इस फैसले के बाद विपक्ष के वे नेता, वे दल जो राहुल गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे, उनका विरोध करते थे, राहुल गांधी के नेतृत्व उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। और यह मानस विपक्षी एकता के मार्ग में बहुत बड़ा अवरोधक बन के सामने खड़ा होता है। अब वे सारे दल, वे सारे नेता एकजुट हो गए हैं। सभी एक स्वर से राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हो गए। ऐसा लगता है कि जो विपक्षी एकता एक दूर की कौड़ी नजर आती थी, शायद अब वह एक आकार ले ले। और अगर ऐसा हुआ, अगर सारे विपक्षी दल भारतीय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गुट बनाकर एक मंच पर आते हैं, तो आने वाले चुनाव में परिणाम को लेकर कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगले 50 वर्षों तक
सत्ता में बने रहने का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं इस बात को जानते हैं कि यह विपक्ष में बिखराव, उनके बीच मतभेद, उनके बीच मनभेद है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने की गारंटी देता है। दोहरा दूं, पिछले चुनाव में ही जब भारतीय जनता पार्टी 300 से ऊपर सीटों के साथ आई, सत्ता में आई, लेकिन मतों का कितना प्रतिशत उन्हें मिला था? लगभग 35%। जी हां, सिर्फ 35%। शेष 65% विपक्ष को मिला था। मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 65% वोट पड़े थे। लेकिन चूंकि वो 65% विभिन्न विपक्षी दलों, जिसमें राष्ट्रीय दल हो, क्षेत्रीय दल हो, उनके बीच वो बट गए और तब 35% के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुमत सिद्ध कर दिया, वो सत्ता में आ गई। अगर ये 65% एकजुट हो जाते हैं, एक मंच पर आ जाते हैं और मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं, तो स्थिति बदल जाएगी, जिसका असर चुनावी परिणाम पर भी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस सच्चाई से अच्छी तरह अवगत है और अभी कल की घटना के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता की समाप्ति रद्द होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चैन से नहीं बैठे हैं। राहुल गांधी को घेरने की और भी तैयारियां, और वो जानते हैं कि इसका लाभ स्वयं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राहुल गांधी राजनीतिक रूप से उठा लेंगे। देश का एक बड़ा वर्ग जो राहुल गांधी का आलोचक रहा हुआ है, कांग्रेस का आलोचक रहा हुआ है, उसकी भी सहानुभूति कल की घटना के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ दिखने लगी है। और सबसे ताजा घटना विकास क्रम यह है कि जो विपक्षी नेता, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, दक्षिण के तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, और भी जो अन्य विपक्षी दलों के नेता, जिन्हें पर आरंभ में राहुल गांधी के नेतृत्व का स्वीकार नहीं किया था, अब वे सारे के सारे एक मंच पर एकत्रित होने को तैयार है। अगर यह हो गया तो जो भी रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी के हैं, शायद उन्हें किसी बड़े सदमे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रही बात कि आखिर राहुल गांधी के खिलाफ इतने निम्न स्तर पर जाके कार्रवाई कैसे हुई? सत्ता पक्ष को कहा जा रहा है कि इसमें पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, यह तो कानूनी प्रक्रिया है, अदालती आदेश पर हुआ, और जो संविधान के जो प्रावधान हैं संसद के सदस्यता के रद्द होने संबंधी, उसके अनुसार 2 वर्ष की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता स्वतः रद्द मानी जाती है। बिल्कुल सही है। आप इसमें भी एक बात ध्यान देने योग्य है, वह यह कि जिस मानहानि के मुकदमे में और जिन धाराओं के अंतर्गत उन पर मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, उन धाराओं के अंतर्गत अधिकतम सजा की सीमा 2 साल है। गौर करें इस पर। जिन धाराओं के अंतर्गत उन पर मुकदमा चला, उन्हें दोषी पाया गया, सजा सुनाई गई, उसमें अधिकतम सजा ही 2 साल की है और जज ने अधिकतम सजा 2 साल की दी। और चूंकि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 2 साल और उससे अधिक सजा प्राप्त व्यक्ति की सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाती है, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब सार्वजनिक रूप से यह बयान दिया कि उन्हें इस बात का पहले से अंदेशा था, जिस प्रकार से इस मामले में जज बदले जा रहे थे, मजिस्ट्रेट बदले जा रहे थे, और अगर पूरे घटना विकास क्रम पर देखें, जब वो 4 वर्ष पूर्व मामला दायर हुआ और उस बीच में जो घटना हुई, तो संदेह प्रकट होता है कि कहीं न कहीं
न्यायपालिका के आवरण में राजनीति का खेल हुआ है और यह खेल अत्यंत ही खतरनाक है। जो आरोप सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे या राहुल गांधी लगाए थे कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही प्रवृत्तियों को पाला पोसा जा रहा है, उन्हें सिंचित किया जा रहा है, उस आरोप की पुष्टि होती है। और अगर तत्काल ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया गया तो लोकतंत्र तो रह जाएगा, नाम रहेगा सिर्फ, लेकिन उसके आवरण में जो कुछ होगा उसकी कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत का विशाल समाज इस बात की इजाजत नहीं देगा किसी को भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस या कोई अन्य दल हो, कि वे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करें, लोकतंत्र को विद्रोह करें, लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही को जन्म दें। इसे देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। हो सकता है राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वह कानूनी रूप से आपत्तिजनक हो, अभी निचली अदालत ने किया, अब इस पर अपील होगी, उचली अदालत में जाएंगे, निश्चित रूप से वो शांत बैठेंगे नहीं, लेकिन जो परिणाम सामने आएगा या जो अभी संकेत मिल रहे हैं वह अत्यंत ही भयावह है। अब सड़क की लड़ाई शुरू होगी, क्या पक्ष क्या विपक्ष दोनों जो अपनी रणनीति बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं सड़क पर लड़ने के लिए आमने सामने, तो क्या इससे देश में एक अराजक स्थिति पैदा नहीं होगी? कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं मिलेगी? इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, अर्थात मोदी सरकार की है। इस आलोक में, इन तथ्यों की, इन संभावनाओं के आलोक में वे पहल करें लोकतंत्र को बचाने के लिए, कुंठा का त्याग करें, अहम का त्याग करें। विलंब नहीं हुआ, अभी भी विपक्ष के साथ बैठे और एक समाधान कारक रास्ता ढूंढे, यह आवश्यक है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अब तो अभी पिछले दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने जाति का मुद्दा इसके साथ जोड़ दिया कि कांग्रेस ओबीसी के खिलाफ है, और उसे जैसे जोड़ करके देखा जाने लगा चूंकि मोदी ओबीसी से आते हैं। यह हास्यास्पद है, यह तर्क ही अपने आप में उनकी मूर्खता, उनकी अज्ञानता को दर्शाता है, चिन्हित करता है। आप बताएं, क्या पीलू मोदी कौन थे? रूसी मोदी कौन थे? सब में मोदी नाम उपनाम है। रूसी मोदी पारसी थे। सैयद मोदी बैडमिंटन खिलाड़ी कौन था जिसकी हत्या की गई? मुसलमान था, उसका भी उपनाम मोदी था। और अब इस मोदी उपनाम को लेकर के आप ये कह रहे हैं कि पूरे पूरे एक जाति, एक समुदाय का अपमान हुआ। कौन है? कोई ऐसा सब जाति नहीं है। गुजरात में मोदी को जो लोग फार्चून की दुकानें करते हैं, नमक तेल आटा आदि बेचा करते हैं, उन्हें मोदी कहा जाता है। जैसे मैंने कुछ नाम किया, ललित मोदी कौन है? मारवाड़ी है। रूसी मोदी पारसी, पीलू मोदी सभी जानते हैं कि एक सांसद के रूप में उनकी क्या ख्याति थे, वो गुजरात के मोदी नहीं थे। ऐसा जो तर्क दिया कल हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने ओबीसी का, माने वो 2024 के लिए एक नया पैमाना तैयार करना चाहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बता करके इस मामले से जोड़ते हुए दुख होता है, हंसी आती है उनकी सोच पर, उनकी समझ पर। क्योंकि मैं बार बार इस बात को दोहराता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे विचारकों की पार्टी है, एक लंबी पंक्ति उनके पास खड़ी है अच्छे विचारकों की। चाल चरित्र चेहरा को सामने रखकर वो आगे बढ़ते हैं, उस पर गर्व करते हैं। उसमें ऐसी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करता है, दावा करता है, दुख होता है, पीड़ा होती है सचमुच।
कि आज भारतीय राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। लोकतंत्र के आड़ में राजनीति के स्तर को इतने नीचे ले जाया जा रहा है कि लोग बाग एक दिन तंग आकर सड़कों पर निकल गए। और तब के जैसा ये दोहराना ही होगा, तब की स्थिति की कल्पना किए जा रहे थे। उन्हें क्या नहीं, पप्पू आदि आदि क्या क्या नहीं बोला गया, लेकिन उनकी जो नई छवि का जो निर्माण होना शुरू हुआ भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, सत्ता पक्ष के रणनीतिकार विचलित हो गए। वो एक चुनौती के रूप में मानने लगे कि एक राहुल गांधी ऐसा है जो हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के लिए चुनौती बन रहा है, इनका सफाया करो। तो आज उनकी संसद की सदस्यता खत्म की गई। आगे भी वो हर तरह से उन्हें फांसने के उपाय करते रहेंगे। अभी कई का मामले, जैसे बताया भी, अनेक मामले कई राज्यों में लंबित है उनके खिलाफ। और जिस मोदी सरनेम को लेकर हुआ, मैंने नाम गिरा दिए, रूसी मोदी से लेकर के पीलू मोदी और सैयद मोदी तक, ये कोई वो मोदी नहीं थी जिनकी चर्चा जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो मोदी नहीं है, एक सरनेम। इसका कोई जवाब नहीं है। और जब ओबीसी के साथ जोड़ करके जो हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जोड़ा, तो वो तो अत्यंत ही हास्यास्पद है। इसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। सवाल उल्टे खड़े हो गए हैं, उनकी अज्ञानता पर, उनकी मूर्खता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बड़ी पीड़ा होती है कि चाल चरित्र चेहरे के लिए प्रसिद्ध, गर्व के साथ अपने को सामने रखने वाले भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से कटघरे में उसके रणनीतिकार ही खड़े कर रहे हैं। पुनर्विचार करें और देश की जो आजाद भारत की आत्मा है, भारत माता की आत्मा है लोकतंत्र, उसके साथ कोई समझौता न करें, उसकी छवि को विद्रूप न करें, अन्यथा वही होगा। राष्ट्रकवि दिनकर जी की पंक्तियां याद कीजिए, जिसका प्रयोग खुल करके 1975 में आपातकाल के दौरान कांग्रेस के खिलाफ किया गया था। आज कहीं ऐसा न हो कि वर्तमान सत्ता के खिलाफ किया जाए। क्या शब्द थे वे? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हां, ये दिनकर जी की कविता थी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब जनता आएगी अर्थात सड़कों पर, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हर पार्टी, हर राजदल के रणनीतिकार इस तथ्य को, इस सच्चाई को हृदयस्थ करें, अपने भविष्य की योजना बनाएं। अन्यथा जब जनता के तमाचे पड़ेंगे तो उसमें कोई आवाज नहीं होगी, लेकिन गालों पर जो दाग होंगे वो 10 उंगलियों की छाप उस पर पड़ जाएगी। धन्यवाद।